एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, बीपीएससी एईडीयू का जो एग्ज़ाम अप्रैल महीने में होने जा रहा है, उनके लिए जो जीएस यानी जो सामान्य अध्ययन में जो हिस्ट्री का जो प्रश्न है, जो प्राचीन हिस्ट्री का प्रश्न है, उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जो लगभग वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है मुगल वंश। मुगल वंश में हम लोग क्या करेंगे, तो बारी बारी से जो है एक बार पूरा बेसिक से इसको देखा जाएगा और उनसे जो प्रश्न बने एग्जाम में उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग बीपीएससी एईडीयू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो वो देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर के रूप में देखेंगे, इसको प्रश्न देखेंगे। तो बाबर के जो है प्रमुख युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहले युद्ध की बात करेंगे तो उन्होंने जो है पहला युद्ध लड़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था और ये जो है कब हुआ था, तो 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी के साथ कौन और लड़ा था, तो बाबर बाबर लड़ा था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी ना। तो मुगल वंश की बात करेंगे तो मुगल वंश का संस्थापक ही बाबर था और बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है ये जो है 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को लड़ा गया था और ये जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था, तो विजय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दूसरे युद्ध की बात करेंगे, यानी जो इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दूसरा जो युद्ध हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं खानवा का युद्ध बोलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें भी इसमें भी क्या हुआ था, तो बाबर जीत चुका था, है ना। बाबर क्या हुआ था, जीत गया था। ठीक है, इसको हम लोग जो है आगे लिस्ट पढ़ेंगे तो आगे जो हमारा युद्ध हुआ था जिसको हम लोग चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंदेरी का युद्ध बोलते हैं। चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी को हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हो गई थी, तो जीत हो गई थी। ठीक है, आगे घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो घाघरा के युद्ध जो है 6 मई सन 1529 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 6 मई सन 1529 ईस्वी को हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हो गई थी, तो जीत हो गई। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये जो है बाबर के जो है लड़ा गया युद्ध है। आप इसको टिक के रूप में भी याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी पिया, क्या बोल सकते हैं कि पानी पिया और खाना खाया, है ना। क्या बोल सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद घर गया, उसके बाद क्या हो गया, मर गया। ठीक है ना। पानी मतलब पानीपत का युद्ध, खा का मतलब खानवा का युद्ध, उसी में आप यहाँ से जोड़ सकते हैं चंदेरी का युद्ध भी, माने खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था जिस पर मतलब कि चिता लटाई जाती है। उसके बाद घर गया, उसके बाद क्या हो गया, मर गया। ठीक है, घाघरा, घर का मतलब क्या हो जाएगा, घाघरा है। ठीक है, तो ये जो इसके द्वारा कुछ लड़ा गया युद्ध था जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो उसकी उसी में जो है उसने जो है तुगलमा युद्ध नीति का अपनाया था। तुगलमा युद्ध नीति के कारण ये जो है बाबर की जीत हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद तुजुक की बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो ये जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक की बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है ना, इसको कोई लिखा था और इसको किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो अभी हमने बताया था कि मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर ही था, जिन्हें बाबर के द्वारा भी कुछ युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था, तो तमिल राजवंश की स्थापना हुई थी तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों का शामिल किया गया था। ये उसका आगमन का मुख्य कारण था जब उसने भारत में जो है प्रवेश किया था। ठीक है, चलिए तो ये जो है बाबर के द्वारा कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है।
अब हम लोग देखेंगे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बाद, क्योंकि बाबर जब मर गया था तो उसके बाद किसका शासन है, तो हुमायूं का शासन है, लेकिन उसके बीच में भी जो है शेर शाह सूरी का शासन है, जिसने सूरी वंश की स्थापना किया था। तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हुमायूं के बारे में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम में क्या है, यानी हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया था स्टार्ट से सबसे पहले क्या लड़ा गया था, उसके बाद में क्या लड़ा गया था, उसको हम लेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो है देवरा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद कन्नौज का युद्ध, उसके बाद किसका युद्ध लड़ा था, सरहिंद का युद्ध लड़ा था। ये जो है बाबर के द्वारा कुछ लड़े गए युद्धों का क्रम में कौन कौन है, तो सबसे पहले देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। ये जो है बाबर के द्वारा जो है लड़ा गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में देखेंगे, यानी हुमायूं के प्रमुख युद्ध को देखा जाएगा। जैसे चौसे के युद्ध की बात करेंगे तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून सन 1539 को हुआ था, और किसके पक्ष में हुआ था, तो ये जो है शेर खां के बीच और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर खां क्या होता है, यानी शेर शाह सूरी जो है जीत जाता है ना। कब हुआ था, तो 1539 में चौसा का युद्ध था। उसके बाद जो है कन्नौज का युद्ध, या इसी को हम लोग बिलग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये जो है 1 साल बाद होता है, नहीं 17 मई सन 1540 को होता है, और ये भी जो है शेर खां और बदायूं के बीच होता है। इसमें भी क्या होता है, तो शेर खां क्या होता है, तो जीत जाता है ना। तो ये जो है मतलब कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें दोनों युद्धों में जो है शेर शाह सूरी क्या होता है, तो जीत जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, है ना। तो शेरशाह सूरी जब युद्ध जीतता गया तो उसको शुरू-शुरू में जो है हज़रत आला की उपाधि दिया गया था, लेकिन बाद में इसको क्या पुकारा गया था, तो सुल्तान पुकारा गया था, ठीक है। आगे हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, यानी चुनार का किला था उस समय, उसमें सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही आक्रमण किया था, और कब किया था, तो 1532 में जो है उन्होंने क्या किया था, इस पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट इसमें है कि शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम और नूरिसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो किसने कराया था, तो हाजी बेगम ने जो है ये मकबरे का निर्माण कराया था, ठीक है। सिरसा के मकबरे की बात करेंगे तो सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। वहीं पर जो है इनका मतलब कि मकबरा स्थित है, ठीक है। किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो उसका नाम जो है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने जो है अलग-अलग ग्रुपों में जो है किसी का दाम 50, किसी का दाम 200, किसी का दाम 250, किसी का नाम 500 की इकाइयों में क्या किया था उन्होंने, तो डिवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में, है ना। चलिए आगे हम लोग अकबर के बारे में देखेंगे तो अकबर का जो फेमस है इसका नाम जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है फेमस युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो उसका नाम जो है हकीम खान है। महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा हेमू के बीच इसका युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, तो ये जो है महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति की बात करेंगे तो उसमें कौन था, तो ये हकीम खान था। कौन था, हकीम खान था, ये इसका सेनापति था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहलोल लोधी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इन चारों की बात करेंगे, है ना। तो अकबर ने ही क्या किया था, तो तीर्थ यात्रा कर को एकदम पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट है कि शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो लंबे समय तक शासन किया था, उसका नाम क्या था, अकबर। अकबर ने ही सबसे लंबे समय तक जो है शासन किया था। इनकी बात करेंगे, जहांगीर, अकबर, हुमायूं की बात करेंगे तो उसमें जो है इसके द्वारा जो है सबसे लंबा शासन किया गया था, ठीक है। अकबर द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्य था, कौन कौन से कार्य था, तो एक और हम लोग देखेंगे, एक और कार्य है और एक और हमारा क्या है, वर्ष है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें तो दास प्रथा का अंत इन्होंने कब किया था अकबर के द्वारा, तो ये जो है 1562 ईस्वी में जो है दास प्रथा का अंत किया गया था। पर्दा शासन का अंत कब किया गया था, तो ये भी 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में इन्होंने दो काम किया था, दास प्रथा का अंत किया था और पर्दा प्रशासन का अंत किया था। तीर्थकर की यात्रा की बात करें तो इन्होंने जो है 1563 ईस्वी में जो है इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तीर्थ का मतलब 3 समझे, तीर्थ का मतलब क्या आ जाएगा, 1563 ईस्वी में जो है इस कर को समाप्त किया था। जजिया कर की समाप्ति की बात करेंगे तो इसको भी 1 साल बाद जो है 1564 ईस्वी में इन्होंने क्या करता है, तो इसको क्या करता है, समाप्त कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन, यानी शुरू-शुरू में जो है राजधानी कहीं और थी, तो उसको जो है अकबर ने आगरा से जो है
कहाँ पर राजधानी का स्थापन किया था, तो फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की बात करेंगे तो इसको जो है 1571 ईस्वी में जो इसकी क्या किया था इन्होंने, तो स्थापना किया था फतेहपुर सीकरी को। और उसको स्थापना करने के बाद उसको क्या कर दिया था, तो इसको राजधानी बना दिया था। ठीक है। उसके बाद इबादत खाना की स्थापना की बात करेंगे तो इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 ईस्वी में हुआ था। और मौजर घोषणा की बात करेंगे तो 1589 ईस्वी में हुआ था। और दिन इलाही धर्म की स्थापना की बात करेंगे तो 1582 ईस्वी में हुआ था। और इलाही समत की स्थापना की बात करेंगे तो 1583 ईस्वी में इसकी किया हुआ था, तो इलाही धर्म की इलाही समत की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो इसका कारण क्या है। तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो मनसबदारी व्यवस्था को जो है लागू किया गया था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर बी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में लिखा है। किसने लिखा है, तो अकबर के बारे में जो है इन्होंने लिखा था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो ये भी अकबर की देन थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये जो है अकबर के द्वारा। अंतिम हिंदू और प्रारंभिक हिंदू इसमें जो सब स्वीकार करने वाला था उसका नाम बीरबल था। बीरबल ने सबसे पहले इसको क्या किया था, तो स्वीकार किया था। ठीक है। उसके बाद भारत पे किसके शासनकाल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, तो उसका नाम अकबर ही था। 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। और अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो कब मिलाया था, तो 1576 में। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में जो है अगर जिसको कि अकबर के बाद कौन सा शासन करने हैं, तो जहांगीर शासन करना है। और इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखा जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दो अस्पा की बात करेंगे और सिंह अस्पा की प्रथा की बात करेंगे। तो इसको भी किसने स्टार्ट किया था, तो अकबर ने इसको स्टार्ट किया था। दो अस्पा और सिंह अस्पा की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको सम्मानित किया गया था, तो ये हाकिम्स का नाम आपने सुना होगा। इसको जो है ये जहांगीर के दरबार में आया था। और यहीं पर जो है इसको जो है जहांगीर ने क्या किया था, तो इंग्लिश खां की इसको उपाधि दिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रू भारत आया था, तो जहांगीर के समय में जो है जहांगीर के समय में कई अंग्रेज आए थे, जिसका नाम इसके सर थॉमस रू भी आया था। और उसके बाद जो है इंग्लिश खां यानी ये भी आया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो उसका नाम जहांगीर था। इसलिए जहांगीर काल को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो ये नूरजहाँ ने बनाया था ना। और प्राचीन दारकारी पेटाइटकारी संबंधित है, तो दीवार में अर्धकीमती पत्थर जुड़कर फूलों की नक्काशी करना जो इससे क्या था, तो इससे रिलेटेड था। ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स शाहजहाँ और औरंगजेब से बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा कि शाहजहाँ ने क्या काम किया था और औरंगजेब के द्वारा कौन कौन सा गलत काम किया गया था और अच्छा काम। ठीक है। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो उसका नाम क्या था, कंधार, है ना। और ईरान और मुगल शासकों की मेन जो जड़ थी उसका नाम क्या था, तो ईरान था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो उसका नाम जो है शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। और इसका जो है दिल्ली में जो लाल किला है उसका भी उन्होंने क्या किया था, तो निर्माण किया था। इस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण किसने कहा था, तो इसको जो है A L श्रीवास्तव ने जो है इसको क्या कहा था, तो शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो उसका नाम क्या है, औरंगजेब ने जो है मुगल शासक के बीच उन्होंने क्या किया है, तो बहुत संघर्ष किया था, जिसका नाम क्या है, तो औरंगजेब क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का जो अर्थ होता है उसका नाम क्या होता है, तो दारुल इस्लाम। क्या नाम होता है, तो उसका नाम जो है दारुल इस्लाम उसको बोलता है। ये जो है औरंगजेब द्वारा चलाया गया क्या था, तो ये था। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा है मुगल कालीन प्रशासन के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, तो मुगल कालीन प्रशासन क्या था, तो उसमें था उसको देखा जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं और उनके कार्य देखा गया कि मुगल काल में कितनी महिलाएं थी और उसका जो है प्रमुख कार्य क्या था उसको हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो गुलबदन बेगम की बात करेंगे। तो गुलबदन बेगम ने कौन कौन सा कार्य किया था, तो इन्होंने जो है हुमायूंनामा की रचना किया था। और वह अरबी और फारसी में इनकी क्या किया, तो प्रकांड विस्तृत है ना। तो कहने का मतलब है कि जो गुलबदन बेगम थी वो अरबी की भी प्रकांड विद्वान थी और फारसी की भी प्रकांड विद्वान थी।
थी और इन्होंने क्या किया था, तो हुमायूंनामा, उस समय हुमायूं के शासनकाल में था, उनकी जो है इन्होंने क्या किया था, तो उसकी रचना किया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अनगा की बात करेंगे तो मोहम्मद अनगा जो है 1566 60 से 62 ईस्वी में पेटीकोट सरकार को चलाता है ना। उस समय अकबर का शासनकाल था, और पेटीकोट शासन कब से तक चला था, तो 1560 से 1562 ईस्वी तक जो है पेटीकोट शासन चला था। और इसको जो है दिल्ली में मदरसा ए बेगम की उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था इसके बाद। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि नूरजहाँ। नूरजहाँ की बात करेंगे तो जहांगीर की पत्नी जो है जनता गुट का नेतृत्व किया था, और इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों में रुचिपूर्ण को क्या किया था, उन्होंने परिवर्तन किया था। उसके बाद मुमताज़ महल की बात करेंगे तो शाहजहाँ की प्रिय पत्नी थी, यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवराती की बड़ी विशेषज्ञ थी। इन्होंने इसी की याद में जो है शाहजहाँ ने क्या किया था, तो ताजमहल को बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जहाँ की बात करेंगे तो ये शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी, बड़ी धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहाँ के बंदी समय में यह शाहजहाँ के साथ ही रही थी ना। जब शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंद कर दिया था, तो उसी के समय जेल में कौन समय दिया था, तो उसका नाम जो है जहांआरा था। और जब उन्नीसा की बात करेंगे तो औरंगजेब की पुत्र थी, इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की इन्होंने क्या किया था, तो रचना किया था। उसके बाद अस्मत बेगम की बात करेंगे तो इन्होंने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था ना। तो मुगल कालीन में इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था, तो उसका नाम क्या था, तो अस्मत बेगम इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए हम लोग जो है कुछ जो है पदाधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी कौन है, जैसे मुस्तौफी किसको कहा जाता है, तो इसको जो है लेखा परीक्षक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेखा परीक्षक को। मुशरिफ किसे कहा जाता है, तो सह लेखाकार को। मीर ए बर किसे कहा जाता है, वन अधीक्षक को। मीर ए बार किसे कहा जाता है, जल सेना का प्रधान कहता है। वाकिया नवीस किसे कहा जाता है, सूचना अधिकारी को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सवा निगार निगार किसे कहा जाता है, तो इस समाचार लेखक को। खुफिया नवीस किसे कहा जाता है, तो गुप्त पत्र लेखक को। हरकारा किसे कहा जाता है, तो जासूस और संदेशवाहक को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हरकारा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था, तो उसका जो नाम है लोक आचरण अधिकारी था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मुहस्सिब कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे नेक्स्ट इसमें लिखा है कि मुगल प्रशासन में मद ए मास इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि को क्या करता है, तो ये मतलब बताता है मदद ए मास क्या होता है। मध्यकालीन में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो लगान निर्धारण का एक तरीका था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी किसे बोलते हैं, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश का कहा जाता है, मुख्य काजी कहा जाता है। और इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मक्का का द्वारा कहा जाता था। इसको हम लोग बोलते हैं सूरत। सूरत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मक्का का द्वारा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी होगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके भी बताएं कि आप इसको जो है वीडियो को किन किन स्टेटस से देखते हैं, क्योंकि बीपीएससी एडी में फॉर्म की संख्या लगभग 10 लाख के फॉर्म बराबर पड़ा है। ठीक है, तो अप्रैल में इसका एग्जाम होना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।